आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमरे से चिल्लाते हुए सुतीश ने कहा, तुमसे कितनी बार कहा है कि कपड़ों के साथ मेरी मैचिंग की टाई निकाल कर रखा करो, पर तुम्हें कपड़ों को मैच करने की बिल्कुल अक्ल नहीं है। कितनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे गोबर जैसे दिमाग में एक बार भी मेरी बात समझ नहीं आती। पता नहीं माँ ने किस गंवार लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया है। बड़बड़ाते हुए सुधीर बाथरूम में नहाने के लिए घुस जाता है। रसोई में पराठा सेक रही सुधीर की पत्नी मधु उसकी आवाज़ सुनकर डर जाती है। जल्दी से गैस बंद कर घी के हाथ को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कमरे में आती है। फटाफट से पति के बताए हुए रंग वाली टाई निकाल कर रख देती है और फिर से रसोई में आकर पराठे सेकने लगती है। आधे घंटे बाद ही उसके पति को ऑफिस के लिए निकलना है। आलू टमाटर की सूखी सब्जी पहले ही बना चुकी थी, बस पराठे सेकने बाकी थे। दूसरी तरफ गैस पर चाय उबल रही थी। तभी कमरे में पूजा कर रही किशोरी जी बहू को आवाज़ देती हैं, अरे मधु, मेरी बिना शक्कर वाली चाय बन गई हो तो दे जाओ। जी माँ जी, अभी लाई। इतना कहकर फटाफट से मधु अपनी सासू माँ की चाय उनके कमरे में पहुँचा देती है। मधु पराठे सेक कर टिफिन पैक कर रही थी कि फिर से सुधीर की कड़क आवाज़ घर में गूंजती है, मधु, तुमने शर्ट प्रेस नहीं की। तुम्हें पता है आज मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझे ये सफ़ेद वाली शर्ट ही पहननी थी। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ किया था। पता नहीं कि गंवार के पल्ले मेरी माँ ने मुझे बांध दिया। बड़बड़ाते हुए मधु कमरे में आई। अपने पति सुधीर के गुस्से को देखकर दरवाजे पर ठिठक के खड़ी रह गई। तो चिल्लाते हुए सुधीर कहता है, अब उधर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से शर्ट प्रेस करो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। मधु फटाफट से ड्रायर से प्रेस निकालकर शर्ट प्रेस करने लगती है। तभी किशोरी जी की आवाज़ आती है, अरे मधु, ज़रा रसोई में देखो, कुछ जलने की बदबू आ रही है। गैस पर कुछ रखा था क्या? सासू माँ की बात सुनकर मधु रसोई की तरफ भागती है। गैस पर चढ़ाकर हड़बड़ी में गैस को धीमा करना भूल गई, जिसकी वजह से चाय छनक कर जल गई। ये देखकर सुधीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे तैसे शर्ट प्रेस करके तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मधु नाश्ते को लेकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, आप पहले पराठा खा लीजिए, तब तक मैं दोबारा से चाय बनाती हूँ। पराठे की प्लेट को डाइनिंग टेबल से नीचे फेंकते हुए सुधीर ने कहा, मुझे नहीं करना नाश्ता, एक काम ढंग से नहीं आता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं अपने ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा। बेटे को गुस्सा देखकर किशोरी जी कमरे से बाहर आई और कहती हैं, सुधीर सामने रखे हुए अन्न का अपमान नहीं करते, और तुमने तो उठाकर फेंक दिया। क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? तो और क्या करूं? तुमने मेरे पल्ले ऐसी लड़की को बांध दिया जिसे एक काम ढंग से करना नहीं आता। जब मैंने उसे कल ही बताया था कि मेरे ऑफिस की मीटिंग है, कल कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन सारा काम गड़बड़ कर दिया। इतना कहकर गाड़ी की चाबी उठाकर गुस्से में सुधीर ऑफिस के लिए निकल गया। सुधीर को गुस्से से देखकर मधु के हाथ पैर कांप गए। नीचे गिरे हुए पराठे को प्लेट में रखकर किचन में रखती है। किशोरी जी को अपने बेटे का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से बहू काम में लगी है, ये तो बेटे को दिखाई नहीं देता। किशोरी जी बहू के पास आती हैं। मधु बेड पर बैठी रो रही है। किशोरी जी ने मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बुरा मत मानना, थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। आने दो, आज मैं समझाऊंगी कि बहू से इस तरह बात क्यों करता है। किशोरी जी के ममता भरे हाथ जब मधु के सर पर पड़े तो वो उनके गले लगकर फफक कर रो पड़ी। माँ जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ?
क्या मुझे कोई काम नहीं करना आता? जो सुधीर जी बार बार मुझे अनपढ़ गँवार कहते हैं और बार बार मुझे यही ताना देते हैं कि मुझे कोई काम ढंग से करना नहीं आता। क्या सच में मुझे कोई काम करना नहीं आता? मेरे मामा जी तो कहा करते थे कि मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन जब से शादी हुई है तब से ऐसा लगता है कि मैं सारे काम भूल गई हूँ। सच में मुझे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। किशोरी जी बहू को बड़े ही प्यार से समझाती हैं और कहती हैं, अरे ना ना बहू, तू तो मेरी समझदार बहू है और किसने कहा तुझे काम करना नहीं आता? वो तो बेटा ही इतनी हड़बड़ी मचाता है जिसकी वजह से कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, वरना तुझे तो सारे काम बहुत अच्छे से आते हैं। किशोरी जी ने उसे बड़े ही प्यार दुलार से समझाया। हंसमुख और स्वभाव से सरल मधु जल्दी ही किशोरी जी की बातों को समझ गई। बहू का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए कहती है, आओ बहू, अब हम दोनों सास बहू आराम से बैठकर नाश्ता करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सुधीर को अच्छे से डांट लगाऊंगी। दरअसल सुधीर और मधु की शादी 6 महीने पहले हुई। किशोरी जी 7 महीने पहले अपने मायके गई थी, जहाँ पर मधु रहती। मधु दरअसल अपने मामा मामी के घर रहती। उसके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया, इसीलिए मामा मामी उसे अपने पास ले आए। मधु एक समझदार और होनहार लड़की थी। उसकी पढ़ाई में भी बहुत मन लगता, लेकिन मामा मामी ये चाहते थे कि जल्दी से उसकी शादी कर दें, उसका घर बसा दें और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। किशोरी जी जब उनके घर बैठने के लिए गए तो मधु सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मधु के मामा किशोरी जी मधु के लिए रिश्ता पूछते हैं। किशोरी जी को मधु बहुत पसंद आती है, देखने में भी बहुत सुंदर है, काम धाम में बहुत होनहार भी थी। अपने मायके में भी उसने मधु की बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए वो अपने बेटे सुधीर के लिए मधु का हाथ बेझिझक मांग लेती। हालांकि किशोरी जी के मायके वाले उन्हें मना करते। किशोरी, ये तुम क्या करी हो? कहाँ तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा लड़का और कहाँ तुम गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी करी हो? तुम्हारा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में है और तुम एक गांव की लड़की से उसकी शादी करवा रही हो। उसके लिए तो शहर की लड़कियों के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। अरे उसके लिए नौकरी वाली लड़की मिल जाएगी, फिर तुम गांव की लड़की से उसकी शादी क्यों करा रही हो? तो किशोरी जी कहती हैं, पैसा तो मेरे बेटे पास बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो समझदार हो, पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहे, एक दूसरे का ख्याल रखे। जमाने में पढ़ी लिखी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन समझदार नहीं। इसलिए चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी मधु से हो। लेकिन सुधीर के मामा सुधीर से वही बात कहते हैं जो किशोरी जी से कही। उस समय तो सुधीर कुछ नहीं सुना, अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ली। देखने में सुंदर थी, लेकिन कहीं न कहीं शादी के बाद उसके मन में मामे की बात घर गई। मधु गांव की लड़की है, ना तो वो मेरे लेवल की है और ना जॉब करती है। शादी के बाद उसके ऑफिस में सभी दोस्तों ने कहा, सुधीर तुम्हें तो ऑफिस में कोई लड़की मिल जाती, फिर तुमने गांव की लड़की से शादी क्यों की? तुम्हारे सामने बैठी वाली रिया तुम्हें कितने दिनों से शादी के लिए बोल रही, लेकिन तुमने उससे शादी करने को मना किया। काश तुम मधु से शादी करने की जगह रिया से करते, तो साथ बैठकर काम करे होते। और तभी से सुधीर के मन में ये सारी बातें घर गईं। उसे छोटी छोटी बातों में मधु में कमियां नजर आती। जब देखो तब वो मधु की बेइज्जती करता, उसे कम आंकता, और ये पहली बार नहीं था जब सुधीर ने उसे इस तरह से बुला भला कहा। मधु को उल्टा सीधा सुना देता। जब भी सुधीर मधु से गुस्सा करता, मधु की आंखों में आंसू आते। किशोरी जी को बेटे का ये स्वभाव पसंद नहीं आता। कभी कभी बेटे की बातों को सुनकर ऐसा लगता मधु को चुनकर गलत किया।
मधु एक बहुत ही अच्छी लड़की है। थोड़ी देर में किशोरी जी मधु के कमरे में जाती हैं। देखती हैं कि मधु कंबल ओढ़कर सो रही है। हाथ पकड़कर देखती हैं तो तेज बुखार। बेटे को फोन करती हैं, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई हो तो ऑफिस से जल्दी आ जाना। मधु को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास दिखा लाना। माँ, मेरे ऑफिस का काम खत्म नहीं है, अभी नहीं आ पाऊंगा। मधु को तुम ही डॉक्टर के पास ले जाओ, उसे एक दवाई दे दो। कल मैं हाफ डे लेकर डॉक्टर को दिखा लाऊंगा। किशोरी जी मधु को बुखार की एक दवाई देती हैं। वो खुद दिखाने नहीं जाती, बहू को वही दिखाने ले जाएगा। कम से कम बेटे को दुख तकलीफ में बहू के साथ होना चाहिए। दूसरे दिन सुधीर छुट्टी लेकर मधु को डॉक्टर को दिखाने ले जाता है। फल की दुकान पर देखने पर सुधीर उतरकर मधु के लिए फल लेकर आता है। ये देखकर मधु मुस्कुराती है। माँ कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम इधर बैठी हंस रही हो। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, और ये फल मैं माँ के कहने से लेकर जा रहा हूँ। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं। निकलते समय उन्होंने ही मुझसे कहा था कि बहू के लिए फल लेते आना। सुधीर की कड़क आवाज सुनकर मधु शांत हो जाती है। मधु घर जाकर देखती है कि उसकी सासू माँ रसोई में खाना बनाती हैं। ये देखकर मधु डर जाती है, कहीं ऐसा न हो सुधीर अपनी माँ को रसोई में काम करते देख उसे कुछ कहने लगे। इसलिए जल्दी हाथ धुलकर रसोई में जाती है। माँ जी, मैं रोटियां सेक देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। वैसे तो घर का सारा काम तुम करती हो। जब से घर में आई हो मेरा सारा काम छूट गया, लेकिन आज जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो क्या मैं एक दिन का खाना नहीं बना सकती? तुम दवाई खाकर आराम करो। तो सुधीर कहता है, इतनी भी तबीयत खराब नहीं हुई है जो खाना न बना सके। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अभी डॉक्टर के पास दिखा कर आई है, थोड़ा सा आराम कर लेने दो। माँ की बात को अनसुना करते हुए सुधीर मधु से कहता है, ऑफिस से फोन आया था, जरूरी काम है, मेरा टिफिन पैक करो, कोई गड़बड़ मत करना। हड़बड़ाते हुए मधु जल्दी से सुधीर का टिफिन पैक करने लगती है। हड़बड़ी में पानी का ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर सुधीर कमरे से चिल्लाते हुए कहता है, देखो माँ, मैंने कहा था ना, मधु को एक काम ढंग से करना नहीं आता, कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देती है। पता नहीं इस अनपढ़ गंवार के साथ कैसे अपनी जिंदगी निकालूंगा। वैसे तो मधु हमेशा सारे काम बहुत सलीके से करती, लेकिन जैसे ही सुधीर की कड़क आवाज सुनती तो उस काम बनने की जगह बिगड़ जाते। जल्दी जल्दी में वो कांच के टुकड़े बटोरने लगी, जिससे उसके हाथ में कांच चुभ गई, खून निकलने लगा। लेकिन सुधीर इन सारी चीजों को अनदेखा करके ऑफिस निकल गया। आज सुधीर के व्यवहार से मधु बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक तो उसकी तबीयत पहले से ठीक नहीं, ऊपर से सुधीर का चिल्लाना, उसके हाथ में कांच का लग जाना उसे बहुत दुखी कर देता है। रसोई में बैठी हुई मधु सुबक सुबक कर रोने लगती है। किशोरी जी अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती हैं। बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कितनी बार बेटे को समझाया लेकिन समझ नहीं आता। जब देखो बहू से उल्टा सीधा बोलता है। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई और मधु भी अपने कमरे में उदास होकर बहुत देर बैठी रही। इधर किशोरी जी के मन में बहुत उथल मुथल थी। एक तो वो बिन माँ बाप की बच्ची को अपने घर की बहू बनाकर लाई। बचपन से उसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला और अब उसका पति भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे वो दुखी रहती है। हमेशा उसे कम आंकता रहता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे बेटे को सही सबक सिखा सकूं, उसे अपनी बहू की कीमत समझा सकूं, क्योंकि मैं अपनी बहू को हीरा समझकर अपने घर लाई हूँ और मेरी पसंद गलत नहीं हो सकती। बहुत सोच विचार कर किशोरी जी एक निर्णय लेती हैं। बहू के कमरे में जाती हैं। बहू, मैंने एक निर्णय लिया है, क्या तुम मेरे साथ दोगी? मधु धीमे स्वर में कहती है, कैसा निर्णय माँ जी?
तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ किशोरी जी कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो। शादी के बाद अपनी ये पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। बीए सेकेंड ईयर में तुम्हारी शादी हो गई, जिसकी वजह से तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ी। लेकिन अब तुम पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद अपने पैरों पर खड़ी हो, नौकरी करो। किशोरी जी की बात सुनकर मधु आश्चर्यचकित रह गई। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? और मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगी? मेरी तो शादी हो गई है, घर गृहस्थी संभालना मेरा काम है। बहू, ऐसा कहाँ पर लिखा है कि शादी के बाद पढ़ाई पूरी नहीं की जाती, नौकरी नहीं की जाती? मैंने देखा है बहुत से घरों में शादी के बाद भी बहुएं अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और नौकरी भी करती हैं। और तुम तो पढ़ने में वैसे ही होनहार थी। क्या तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं? तो हाँ में सर हिलाते हुए मधु कहती है, हाँ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन सुधीर जी क्या कहेंगे? क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। वैसे भी बेटा सुबह से शाम तक ऑफिस रहता है। घर के कामों में मैं तुम्हारा हाथ बटा दिया करूँगी। और जब तक बेटा घर में ना हो, तुम अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर लिया करना। आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने की बात सुनकर मधु की आंखों में एक अलग चमक आ गई। पूरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे जीने की एक नई चाह मिल गई। वह खुशी खुशी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जल्द ही किशोरी जी एक अच्छे से कॉलेज में मधु का एडमिशन करवाती हैं। मधु मन लगाकर पढ़ाई करती है। इधर सुधीर को पता भी नहीं चलता कि उसकी पत्नी आगे की पढ़ाई पूरी करी है। धीरे धीरे समय निकलता है। सुधीर अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता। इधर मधु अपनी पढ़ाई खूब मन लगाकर करती और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उसे रात में भी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती। तो एक दिन किशोरी जी बेटे से कहती, उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बहू कुछ दिनों तक मेरे कमरे में रहेगी। अगर वो मेरे आसपास रहेगी तो दवाई का ध्यान रखेगी। इस बात से सुधीर को कोई एतराज़ नहीं और वो कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम माँ के कमरे में सो जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं। ये सुनकर मधु खुश हो जाती है और आराम से अपने सासू माँ के कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई करती है। दूसरे दिन सुधीर माँ से कहता है कि माँ, मुझे ऑफिस के काम से 2 महीने के लिए बेंगलुरु जाना है। उसके बाद मेरा प्रमोशन होगा और फिर मैं घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखूँगा। सुधीर बेंगलुरु चला जाता है। इधर मधु अपनी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देती है। धीरे धीरे मधु घर के कामों में परफेक्ट हो गई। उसे खुद पर कॉन्फिडेंस हो गया। 2 महीने बाद जब सुधीर घर आता है तो कहता है, माँ, मैं घर पर पार्टी देना चाहता हूँ, जिसमें मेरे ऑफिस के सभी लोग आएंगे। ये एक फैमिली पार्टी है, इसलिए घर पर है। और मधु को हिदायत देते हुए कहता है, अच्छे से सारा खाना तैयार रखना, कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए और सबके सामने अच्छे से बोलना, नहीं तो तुम अपना गंवारपना सबके सामने दिखा दो और मेरी नाक कटवा दो। और थोड़ा ढंग के कपड़े पहनना, तुम्हारी वजह से दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मधु चुपचाप सुधीर की सारी बातें सुन रही है। डाइनिंग टेबल पर किशोरी जी बेटे की बातों को सुन रही हैं। फिर वे मधु का हाथ छिछोड़ते हुए कहती हैं, सुन भी रही हो या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही हो? कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं। जी, कोई गलती नहीं होगी, आप चिंता मत करो, मैं अभी सारा खाना बना लेती हूँ। आखिर घर में पहली बार आपके दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, कोई कमी होनी भी नहीं चाहिए। मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम पूरे घर को सेट करके रखना, बनाने की तैयारी करो, वो सभी लोग समय से आएंगे। मधु फटाफट से रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन बार बार वो फ़ोन को चेक कर रही है। इधर किशोरी जी बार बार बहू के पास जाकर पूछ रही हैं, बहू, रिजल्ट आया कि नहीं? माँ जी, अभी तक तो नहीं। दरअसल आज सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आने का दिन है
इसलिए मधु बार बार फ़ोन चेक करी है। एक तरफ तो उसके घर में पहली बार पति के दोस्त खाने के लिए आ रही हैं, तो वो इतना सारा खाना बना रही है। दूसरी तरफ उसका मन अपने रिजल्ट पर लगा है कि पता नहीं उसका रिजल्ट कैसा आएगा। दिल बड़ा धक धक कर रहा है। फिर मधु कामों में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसे समय का पता नहीं चलता। दोपहर होते होते सुधीर के सभी दोस्त अपनी फैमिली के साथ घर आ गए। मधु उन सब से नमस्ते करती है। उसके बाद सबके लिए चाय नाश्ते पानी का इंतज़ाम करती है। तभी उन्हीं में से एक दोस्त की पत्नी कहती है, अरे मधु तुम भी आओ ना, हमारे पास बैठो। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ बराबर काम में लगी हो, ठीक से बात भी नहीं की। ये सुनकर सुधीर को लगता है कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी कोई गड़बड़ कर दे, सबके सामने मेरी नाक कट जाए। अरे भाभी जी, उसको रसोई में बहुत काम है, पहले उसको काम कर लेने दो, फिर आराम से आपके पास बैठेगी। मधु पहले खाना लगाने की तैयारी करो। इस तरह से मधु को रसोई में भेजता है। सुधीर की मंशा को किशोरी जी बहुत अच्छे से समझ रही हैं कि वो जानबूझकर मधु को किसी से बात करने नहीं दे रहा, उसको अनपढ़ गंवार समझ रहा। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, आज मेरी बहू की नौकरी लगवा देना, और फिर मैं अपने बेटे को उसकी गलती का एहसास करवाऊंगी कि मेरे हीरे जैसी बहू को अभी तक सुनाता आया है। तभी उन्हीं में से एक दोस्त कहता है, अरे पता है, मेरी वाइफ ने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है, आज उसका रिजल्ट आने वाला है, वही बार बार फ़ोन चेक कर रहा हूँ। सुधीर कहता है, अच्छा भाभी जी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करी थी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आज रिजल्ट आने वाला है। हाँ, अभी तक आया नहीं, सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी सुधीर रसोई में आता है और मधु से कहता है, देख रही हो मेरी दोस्त की पत्नियां कितने बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करी हैं। तुमने तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्या, उसका नाम भी नहीं सुना होगा। तुम क्या जानो ये, बस रसोई में खाना पकाओ, यही सब तुम्हारा काम है। तभी सुधीर को डाइनिंग टेबल पर अपने दोस्तों की बधाइयों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो उधर चला जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तो सभी कहते हैं, रिजल्ट आ गया और मेरी पत्नी ने सिविल सर्विसेज को पास किया। ये सुनकर सभी खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। तो उसकी पत्नी पूछतक है, ज़रा देखो ना टॉप किसने लिया है, पहला नंबर पर कौन है? सुधीर का दोस्त कहता है, किसी मधुर ठाकुर ने टॉप किया है। मधुर ठाकुर का नाम सुनकर सुधीर कुछ समय के लिए सन रहा, क्योंकि मधुर ठाकुर उसकी पत्नी का नाम है। लेकिन फिर दूसरे पल सोचता है, अरे मधुर ठाकुर नाम की कितनी लड़कियां होंगी, उसकी पत्नी अकेले थोड़ी ना है, और वो ना जाने क्या ये सब, उसने पढ़ाई कब की छोड़ी है। तभी फोटो देखकर उसका दोस्त कहता है, अरे ये फोटो तो सुधीर की पत्नी की है, अपने दोस्त की है। सुधीर चौंक जाता है, फटाफट से उसके हाथ से फ़ोन लेता है और देखता है। सच में उस फ़ोन में जो फ़ोटो थी वो उसकी पत्नी मधनु की थी, और टॉप किसी और ने नहीं, बल्कि सुधीर की पति मधु ठाकुर ने किया है। सुधीर के होश उड़ गए, हक्का बक्का रह गया। क्या देख रहे हो बेटा, ये मेरी बहू मधु है, जिसने सिविल सर्विसेज में टॉप किया है। मैं तो पहले ही कहती थी मेरी बहू हीरा है, हीरा। पर एक जौहरी को ही हीरे की परख होती है, हर कोई हीरा परख नहीं पाता। अब ऐसी परख हर किसी में थोड़ी ना है। बधाई हो सुधीर, तुमने कभी बताया नहीं कि भाभी जी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। अरे वो तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, अब वो इतनी बड़ी अफसर बनने वाली हैं। और सभी लोग मधु को बधाइयाँ देते हैं। किशोरी जी गर्व के साथ कहती हैं, हाँ, अब जल्दी ही मेरी बहू एक जिले की अधिकारी बन जाएगी। फिर बेटे की तरफ देखते हुए कहती हैं, अब कोई उसे अनपढ़ नहीं कहेगा, मेरी बहू सबसे ज़्यादा पढ़ी है, मेरे बेटे को पीछे छोड़ दिया। सुधीर शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसे अपने हर एक बुरे बर्ताव याद आने लगते हैं कि सच में उसने मधु के साथ कितना गलत बर्ताव किया। हमेशा उसे नीचा दिखाया, भला बुरा कहा, अनपढ़ गंवार बोला, कितनी बार उसे रुलाया।
शायद मैंने ही उसे समझने में गलती की। मेरी माँ सच कहती हैं कि मधु एक बहुत होनहार और समझदार लड़की है। सुधीर जमीन में नजरें गड़ाए हुए है। आज उसकी हिम्मत अपनी पत्नी मधु से नजरें मिलाने की नहीं है। सुधीर के सभी दोस्त मधु की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, सच में आंटी जी तुम्हारे लिए हीरा खोज कर लाई हैं। भाभी बहुत होशियार हैं और खाना भी कितना लाजवाब बनाया है। भाभी के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। वो तो हर कार में परफेक्ट है। अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर आज सुधीर को एहसास हो रहा था कि सच में उसकी पत्नी में कितनी खूबियां थीं, लेकिन आज तक उसे दिखाई नहीं दी। हमेशा उसे ताने ही मारता रहा। कल थोड़ी देर पहले तक जिस मधु में उससे 1000 कमियां नजर आती, आज उसी पत्नी से सुधीर नजर नहीं मिला पा रहा। थोड़ी देर में सभी दोस्त चले जाते हैं। घर में सभी के बार बार फोन आ रहे हैं और सभी मधु के बारे में पूछ रहे हैं, मधु को बधाइयाँ दे रहे हैं। आज किशोरी जी और मधु बहुत खुश हैं। तभी सुधीर मधु के पास आता है और कहता है, मधु मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत गलती की। हमेशा तुम्हें डांटता फटकारता रहा। तुमने कभी कुछ नहीं कहा। हमेशा कमियां निकालता रहा। तुम्हें कितना भला बुरा कहा। सबके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो किशोरी जी बीच में बोलते हुए कहती हैं, अच्छा बेटा, आज तुमने देखा कि बहू ने इतनी बड़ी परीक्षा पास की और जिले की अधिकारी बनने वाली है, तो तुम्हें बहू में खूबियां नजर आने लगी। बल्कि सुबह तक तो मेरी बहू को तुम ताने दे रहे थे, कितना कुछ सुना रहे थे। इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। इतने सालों तक तुम्हारी खरी खोटी सुनी है। माफ़ करने में थोड़ा समय लगेगा। माँ की बात सुनकर सुधीर चुपचाप से कमरे में चला जाता है। आज पहली बार सुधीर शांत होकर अपने कमरे में गया, वरना हमेशा मधु की सुधीर की डांट खाकर कमरे में जाती। सुधीर को अपने किए पर बड़ा पछतावा है। वो मधु से कटा कटा रहता, ढंग से बात नहीं करता, आत्मग्लानि से भरा हुआ बार बार मधु से माफ़ी मांगता और अंत में मधु उसे माफ़ करती है। आज के बाद किसी को कम मत आंकना, भले ही कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो सकता है जो क्वालिटी उसमें हो आप में ना हो। भले ही आज मैं जिला अधिकारी बन गई, लेकिन कल तक मैं एक मामूली सी हाउसवाइफ थी। तो क्या जो काम मैं कर लेती थी, क्या वो काम आप कर सकते थे? मेरे जैसा खाना बनाना, क्या मेरी तरह घर संभाल सकते थे? तो जो खूबियाँ मुझ में हैं वो आप में नहीं, और जो आप में है तो ज़रूरी नहीं कि मुझ में वो सारी खूबियाँ हों। हर कोई अलग होता है, तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी अलग अलग होती हैं। और जब हम पति पत्नी होते हैं तो हमें एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों साथ स्वीकार करना चाहिए। हर किसी में सिर्फ अच्छाइयाँ हो ऐसा संभव नहीं। हाँ मधु, मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ और जब मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। सुधीर मधु के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा। ये देखकर आज किशोरी जी बहुत खुश हैं। उन्हें अपनी बहू पर फक्र है कि जो वो मधु को अपने घर की बहू बना कर लाई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।